हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आज हम इसको समझते हैं एमओटी क्या होते हैं, इसके एस्पेक्ट क्या होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हम इसको कैसे समझते हैं। वैसे एमओटी जो दिया गया था वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे ही दिया गया था। हम यहाँ इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एमओटी को प्रपोज किया गया किसने सबसे पहले बताया, तो इसको हुंड एंड मोलिकन ने सबसे पहले बताया था। आपको क्वांटम मैकेनिक्स अगर एडवांस में पढ़ेंगे तो मोलिकन सिंबल ये सब भी आपको मिलेगा। बाद में इसको फर्दर डेवलप किया गया लेनार्ड के द्वारा, लेनार्ड एंड कोल्सन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ठीक है। ये क्या बताता है, अब एकात्मक अभाव जैसे एटम्स जो होते हैं, वीवीटी बताता है कि जो बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंडिविजुअल एटम के ऑर्बिटल्स में होते, एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि एमओटी बताता है अगर मॉलिक्यूल्स बन गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसके स्थान पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम समझना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दी न्यूक्लियाई of two overlapping atoms, इसको हम थोड़ा सा खाली स्थान कर देते हैं इधर, ठीक है। इधर खाली स्थान कर देते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए ना। चलिए ठीक है, हो गया बहुत। The nuclei of two overlapping atoms lie at an appropriate, इसका मीन्स भी हम आपको बताएंगे, appropriate distance and all the atomic orbitals of one atom overlap with counterpart, मतलब जो दूसरे एटम होते हैं, ठीक है, काउंटरपार्ट एटम, ठीक है, 10 फॉर्म मॉलिक्यूल्स या मेटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं एटम्स के वो ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है तो एक एटम दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा एमओटी बताता है। अब एमओटी के प्रिंसिपल समझते हैं, फिर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एमओटी कहता है कि एमओटी जो होता है, एमओटी गिव्स मेटल ऑर्गेनिक गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर से समझना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी जो क्या बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अराउंड द मॉलिक्यूल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को बताता है। सबसे पहले अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कहीं भी कन्फर्मेशन श्योर अगर कहीं पर वर्ड आ जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी को बताता है कि क्या है, तो अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसी बेस को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यही बेसिक सबसे बैकबोन है पूरे क्वांटम केमिस्ट्री की। तो पहला पॉइंट क्या होता है, मेटल ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, ठीक है। या मॉलिक्यूल्स की जगह हम कहते हैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब मॉलिक्यूल्स के बनने के बाद जो न्यूक्लियाई बनता है, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताता है। सेकंड पॉइंट इसका ये बताता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, या कंपेरेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या करता है कि एक टू न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं
जो ऑर्बिटल्स अब न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, इसमें से क्या होता है, एक की एनर्जी हाई एनर्जी होती है, एक की एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरे की एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो एंटी बॉन्डिंग होती है इसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से कि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, हम अगर थर्ड पॉइंट समझें तो जो ऑर्बिटल बनते हैं अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, जैसे कि हम ए प्लस बी, दो ऑर्बिटल ए और बी आपस में कंबाइंड हुए तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, एक ए बी बनेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। दूसरा ए बी स्टार होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं कैसे, सिग्मा के द्वारा, पाई के द्वारा और डेल्टा के द्वारा इनको दिखाते हैं। पाई, सिग्मा और डेल्टा जो होता है ये नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे ही ओवरलैप करते हैं, किस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं उस बेस पर ही डिफाइन होता है कौन सिग्मा होगा, कौन पाई होगा, कौन डेल्टा होगा। ये हम आगे आपको इसी लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, हम आगे समझते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी। अभी तो हमने हाइड्रोजन एटम पर आ गए, लेकिन हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं कि जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ए अफबाउ रूल को मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल रूल फॉलो करता है उसको फॉलो करता है, हुन उसके रूल को फॉलो करता है। स्पिन डिफरेंट होना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबको फॉलो करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये दो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। ये सिग्मा, पाई, डेल्टा से इनको डिनोट करते हैं। ये ओवरलैपिंग के मोड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों सिग्मा कहते हैं, क्यों पाई कहते हैं, क्यों डेल्टा कहते हैं, क्योंकि यही आपको समझना है, ओवरलैपिंग मोड पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम क्यों सिग्मा, क्यों डेल्टा, क्यों पाई हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, कंसिडर करते हैं दो एटम ए एंड बी हैं। ए का वेव फंक्शन साई ए और बी का वेव फंक्शन साई बी है। और वेव फंक्शन क्या होता है ये आपको डाउट हो सकता है। वेव फंक्शन हम आपको समझा रहे हैं। किसी भी एटम्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो एटम ए है, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए एक फिजिकल पैरामीटर का यूज होता है जिसको वेव फंक्शन कहते हैं। इसको साई से दिखाते हैं। ये जनरली क्या होता है, एनर्जी का एम्पलीट्यूड होता है, और साई का अगर स्क्वायर आप कर देते हो तो ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी संभावना है वहाँ होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बताता है। चलो हम उसको छोड़ते हैं, अभी समझते हैं। तो दो एटम्स ए एंड बी है, ये आपस में कंबाइंड होकर अगर एटम्स एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं बॉन्डिंग के लिए प्लस दिखाएंगे, और ये होगा साई ए इंटू साई बी। इसी प्रकार से इनका जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको नेगेटिव से दिखाएंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा साई स्टार ए इंटू साई स्टार बी। इनका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या होगा, E1 ई ए प्लस ई बी होगा। तो सिंपल एडिशन हो रहा है एनर्जी का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास n इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, n इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, जैसे कि हमने देखा साई इक्वल टू साई ए साई बी 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। इसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे साई इक्वल टू साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 और साई n। जो इनका एनर्जी होगा, एनर्जी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के टर्म में होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और ए ऐड होता जाएगा En तक होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम इसको समझते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन H2 प्लस आयन के लिए हम इसको समझते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी पहला हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और इनके बीच का दूरी जो है वो RA है। ठीक है, RA है, या इसको हम ऐसा न करके ऐसा इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है
वो आर है, कैपिटल आर है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। और जो इनके बीच अब H2 प्लस है तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस चार्ज लगा हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो क्या होगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर ए एटम ए है और ए एटम बी है, और जो ए डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर बी। तो आप फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पढ़े थे, वहाँ पर कांस्टेंट होता है और एक होता है Q1 Q2 अपान और इस आर होता है। ऐसा आपने फार्मूला कुछ पढ़ा होगा Q1 Q2 का, सेम उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ए के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का और एक इसका एक इलेक्ट्रॉन, मानते दो चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ई स्क्वायर अपान आर ए माइनस ई स्क्वायर अपान आर बी। और मान लो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है तो होगा ई स्क्वायर आर होगा, ठीक है। अब जो एनर्जी होता है, अब इसको आगे हम समझते हैं। हैमिल्टोनियन, जैसा कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के बेस पर आप जानते हैं, दिस एनर्जी, यह एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, एच कैप से इसको दिखाते हैं, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है टोटल एनर्जी। तो इसको हम दिखा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर। वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, वी की वैल्यू फाइंड किया, क्या होगा, वी की वैल्यू हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, और ये वैल्यू होगा माइनस ई स्क्वायर अपान आर ए माइनस ई स्क्वायर आर बी प्लस ई स्क्वायर आर होगा, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसा कि आप इसके पहले इस चैप्टर को पढ़े हो, तो ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि आप इसके पहले इसको पढ़े होंगे, ठीक है। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर इसको देखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको अगर देखते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पे इसको देखते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, ई साई इक्वल टू एच साई होता है। वो वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, या इसको हम एच साई इक्वल टू ई साई, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस बेस पर अगर हम इसको रखें तो इसकी एच साई की वैल्यू रखते हैं माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी की वैल्यू होती है, वी की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस ई स्क्वायर आर ए माइनस ई स्क्वायर आर बी प्लस ई स्क्वायर आर साई इक्वल टू ई साई। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पर इसमें ऐसा कंसीडर किया जाता है, इस अगर ए के लिए है या बी के लिए या रिजल्टेंट के लिए आप देखते हो तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। ऐसा कंसीडर किया गया अगर साई की वैल्यू फाइंड हो तो आप यहाँ से टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पर इसका सॉल्यूशन। अब हम इसको आगे समझते हैं। तो मान लो कोई वेव फंक्शन साई ए है, एटम ए के लिए है, तो जैसे हमने आपको बताया इस एक के हाथ को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब ओवरऑल स्पेस पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करते हैं। साई ए का स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी के बताता है, और किसी भी चीज के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। किसी कोई चीज मैक्सिमम संभावना क्या हो सकती है, वो होने का मतलब 1। ऐसे ही सेकेंड एटम्स के लिए इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई बी का स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1, ये भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी संभावना हो सकती है 1। ये जो डी टाउ होता है, ये अगर 2 डायमेंशनल है तो डी एक्स डी वाई होता है, अगर 3 डायमेंशनल है तो इसकी वैल्यू होती है डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो इनको इंटीग्रेशन में मालूम होगा, जो बायो बैकग्राउंड के हैं वो इसको इतना समझेंगे कि ऐसा होता है। 2D के लिए डी एक्स डी वाई होता है, 3D के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ठीक है।
और यदि ऐसा हो कि हमारा जो वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आप जानते होंगे, मतलब अगर कोई भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करने पर, मीन्स अगर कोई भी फंक्शन साई ए है और इसका अगर एम्पलीट्यूड लेने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आती है तो इसको क्या कहा जाता है, अननॉर्मलाइज या नॉन नॉर्मलाइज इसको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइज कहा जाता है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को कहा जाता है आइगन वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइगन वैल्यू कहा जाता है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो मान लो एक कोई हमारा फंक्शन है नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसमें एक फंक्शन सी ए से मल्टीप्लाई करते हैं और अब ये क्या होता है, नॉर्मलाइज हो गया है, मीन्स अब सी ए साई ए का स्क्वायर करेंगे, अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी, डी टाउ अब ये 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 1 के बराबर क्वांटम मैकेनिक्स में करना, यानी मैक्सिमम आइडियल केस क्या होता है, कोई भी चीज हो रहा है तो वो हो पूरा परफेक्ट हो, परफेक्ट होने का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती, इसलिए ऐसा 1 से डिनोट किया जाता है। तो कंसिडर करते हैं कि ये हमारा वेव फंक्शन साई ए क्या है, अगर अभी मान लो हम कंसिडर साई ए वेव फंक्शन अभी नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते सी ए, अब ये वेव फंक्शन साई ए हो गया, अब ये नॉर्मलाइज हो गया। उसी प्रकार से दूसरा वेव फंक्शन साई बी है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कांस्टेंट साई बी से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, सी बी से। ठीक है, अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो इसका कंडीशन होता है, ये नॉर्मलाइज होगा तो ये अगर ये नॉर्मलाइज फंक्शन होगा तो क्या होगा, सी ए स्क्वायर दोनों कांस्टेंट का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कई बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको आप याद रखना। अगर दोनों फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसके जो आइगन फंक्शन वैल्यू है इसका स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं, अब इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा जो फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए अभी हम देख रहे हैं, तो पहले का साई ए और साई बी दोनों हाइड्रोजन के लिए क्या है, वेव फंक्शन है। अगर ये नॉर्मलाइज है उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और साई ए साई बी डी टाउ इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो उस कंडीशन में साई ए स्क्वायर धन साई बी का स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नॉर्मलाइज हो गया तो अब इस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा, उसको आप समझिएगा। अगर सी ए इक्वल टू सी बी हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर इसकी वैल्यू रखेंगे सी ए इक्वल टू सी बी हो जाए और दूसरा कंडीशन सी ए इक्वल टू माइनस सी बी हो जाए, दो कंडीशन आप रखेंगे तो आपको मिलेगा सी ए की वैल्यू एक बार मिलेगी प्लस माइनस हाफ मिलेगी √2 और दूसरी बार मिलेगी सी ए बराबर होगा -1/√2 होगा। ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा। इन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे, ये आपको सॉल्व करना, देखो सी ए इक्वल टू सी बी इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एक बार इतना वैल्यू मिलेगा और दूसरी बार सी ए इक्वल टू माइनस सी बी करेंगे तो आपको ए वैल्यू मिलेगा। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने के बाद क्या होता है, हम इनको अब एक्सप्रेस करते हैं, इनको अब डिनोट करते हैं। तो साई, देखो अब दो वेव फंक्शन है साई ए साई बी हमने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर इनको देखा जाए, इनका अगर आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू के बेस पर रखा जाए कांस्टेंट के साथ, तो इनको इस प्रकार से सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी से ऐसे इनको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब सी ए और सी बी की वैल्यू रखेंगे तो पहला मानते हैं कि क्या है, कंस्ट्रक्टिव इनका इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है। क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना हुआ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल या इसको कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उस समय जो यहाँ वैल्यू आई है C1 की 1/√2 साई ए धन प्लस 1/√2 साई बी। अगर ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो इसको नेगेटिव से दिखाएंगे, ए बी एम ओ से इसको डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे 1/√2। ये सी ए की वैल्यू है साई बी साई ए और सी बी की वैल्यू जो आएगी -1/√2 है। ऊपर आपने मैथमेटिकल इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा डोनेशन हो गया, ये हमारा नोटेशन हो गया साई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे √2 अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, साई ए प्लस साई बी होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए। यहाँ पर √2 अगर कॉमन करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग के लिए हुआ साई ए माइनस साई बी। ठीक है, ये इसका नोटेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, और फिजिक्स में भी आपको इसका यूज है, हम आगे समझते हैं।
इसके बाद का कंडीशन समझते हैं, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन करते हैं और इसको देखते हैं। अब हाइड्रोजन एटम एक यहाँ पे H2+ है, इसका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है ये। अब इनको ऐसे मिलाते हैं, मीन्स दोनों कंपेरेबल इक्वल एनर्जी है, तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा और इस प्रकार से बनेंगे। और दूसरा, अगर ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, इसकी एनर्जी अगर बढ़ गई, उसमें एंटी बॉन्डिंग, ऊपर क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। ये जो बनेगा इसका नोटेशन साई प्लस से दिखाएंगे, साई ए प्लस साई बी, और इसको दिखाएंगे साई माइनस से। दोनों जगह हम 1/√2 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/√2 और यहाँ लिखेंगे साई ए माइनस साई बी, जैसा कि इसके पहले हमने इसको डिनोट किया। इसको सिग्मा कहेंगे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम वहाँ से डोनेट, इस इलेक्ट्रॉन को आप इस ऑर्बिटल पर भी दिखा सकते हो, कोई अंतर नहीं है। ये हमारा हो गया H2+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बेस पर, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कैसे सिग्मा, कैसे s ऑर्बिटल, कैसे p ऑर्बिटल और कैसे d ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको आप देखिएगा।